और खबर तफसील से मरकजी वजारत दाखिला ने आज मुल्क का नया नक्शा जारी किया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के जरिए नए नक्शे में 2 नई यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सरहदों को जाहिर किया गया है। नए नक्शे के मुताबिक मुजफ्फराबाद और मीरपुर भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं। वहीं गिलगित वजारत चल्हास और ट्राइबल टेरिटरी को लद्दाख के नक्शे में जाहिर किया गया है। नक्शे के मुताबिक एक्साइचिन भी लद्दाख का हिस्सा है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में करगिल और लेह को छोड़कर तमाम अजला बरकरार हैं, जबकि करगिल और लेह पर मुश्तमिल लद्दाख को नई यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर की तकसीम के साथ मुल्क की रियासतों की तादाद घटकर 28 हो गई है, जबकि यूनियन टेरिटरीज 9 हो गई हैं। पुंछ में पाकिस्तान लगातार जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के कस्बा किरनी इलाकों पर बिलाश्तियाल गोलाबारी की। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। लोगों का कहना है कि आजकल फसल की कटाई का मौसम है और पाकिस्तान उन्हें फसलें भी काटने नहीं देता है। लोगों का कहना है कि जो ही वो अपने खेतों में काम करने लगते हैं तो पाकिस्तान गोलाबारी शुरू कर देता है। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली गोलाबारी की वजह से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने आज कस्बा किरनी और शाहपुर में बिलाश्तियाल गोलाबारी की। इस गोलाबारी में किसी जानी व माली नुकसान की खबर नहीं है। गोलाबारी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फौज पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। एक बार फिर पाकिस्तान ने शाहपुर कस्बा और किरनी में सुबह से फायरिंग शुरू कर रखी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है और लोग डरे हुए हैं, क्योंकि चंद दिनों में लोगों को खेतों में काम करने का मौका मिल गया था, लेकिन आज फिर फायरिंग से लोग परेशान हैं। 11:30 बजे से फायरिंग स्टार्ट है, तो काफ़ी सारी फायरिंग हो रही है कस्बा सेक्टर और शाहपुर में, तो लोग डरे हुए हैं। माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है सर। तो लोग अपने खेती बाड़ों में मतलब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत डरे हुए हैं सर। क्या करें, काम तो छोड़ना पड़ता है सर। जब फायरिंग होती है तो लोग मतलब डर के अपने घरों में चले जाते हैं। तो देखिए, लोगों का कहना है कि उनके खेतों का काम बीच में रह जाता है और पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी होती है उसमें लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, कस्बा पुंछ। डीजीपी दिलबाग सिंह ने सोपोर के एक मकामी मिलिटेंट की गिरफ्तारी को फोर्सेस की बड़ी कामयाबी करार दिया। डीजीपी ने कहा कि फोर्सेस की मुश्तरका कोशिशों और मुस्तैदी की वजह से सोपोर में मिलिटेंसी के ग्राफ में तेजी से गिरावट आई है। दिलबाग सिंह सोपोर में मीडिया से बात कर रहे थे। वाज़ेह है कि सोपोर पुलिस ने गुज़श्ता शाम एक चेक पॉइंट पर अरमपुरा बारामूला के रहने वाले मकामी मिलिटेंट दानिश अहमद चन्ना को गिरफ्तार किया है। सोपोर जो अपने नाम से बड़ा बदनाम रहता था कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़ी ख़राब रहती है, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारक देता हूँ कि यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी हद तक क्लीन अप हो चुका है। और थोड़े से कोई लोग हैं जो आज भी टेररिज्म को जहाँ पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी फोर्सेस हैं, सब सतर्क हैं, अलर्ट हैं, और उन्होंने इस एरिया को पूरा कॉम किया, सर्च करी, डोमिनेट किया, और उसके चलते जहाँ पर हालात पहले से बहुत अच्छे हैं। एक पुराना जो मिलिटेंट जहाँ पर लोगों को मोटिवेट करके साथ में चला रहा है, सजाद हैदर, उसके चलते जो जहाँ पर मिलिटेंसी अभी भी कुछ एरिया में सोपोर के इर्द गिर्द जिंदा है, उसने कुछ नए लड़कों को भी ज्वाइन करवाया है। और उसमें एक लड़का जो ज्वाइन किया था उसका नाम दानिश चन्ना है, जो बारामूला का रहने वाला है। दानिश चन्ना जो है वो आज सुबह स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर पकड़ा गया है। उसकी पूछताछ अभी फोर्सेस जो है वो कर रही हैं, और उसकी बाकी जो जानकारी मिलेगी उसके मुताबिक फर्दर फॉलो अप एक्शन लिया जाएगा। तो लोग मिल कर के जहाँ पर फोर्सेस के साथ यहाँ पर अमन बहाल करने में अभी तक कामयाब रहे हैं, मैं लोगों को भी मुबारक देना चाहता हूँ, लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और अच्छे ऑपरेशन भी होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी और बेहतर होगी, और लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी मामूल पर जल्दी आ जाएगी। एक मिलिटेंट वापस आने से एक घर बचता है, और जो बाकी यूथ गलत रास्ते पे चलने की कोशिश में रहते हैं, ताक में रहते हैं, जब उनको लोग इस सफ़ों में शामिल करने की कोशिश में रहती हैं, वो बचती हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी ये एफर्ट जारी रहेगी अपनी तरफ से कि लोकल यूथ जो हैं उनको हम ऐसे रास्ते पे ना चलने दें, उनको हम लोग अच्छे रास्ते पे चलने की ताकीद करें, और हम उनकी मदद करते रहेंगे। इट्स ए गुड अचीवमेंट फॉर ऑल द फोर्सेस। गैर मकामी ट्रक ड्राइवर्स और मजदूरों पर हालिया हमलों का तस्करा करते हुए डीजीपी ने कहा कि मिलिटेंट सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले कर रहे हैं।
दिलबाग सिंह ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस इन हमलों और हलाकतों में मुलविस मिलिटेंटों के साथ सख्ती से निपट रही है। डीजीपी ने कहा कि इन हमलों में मुलविस मिलिटेंटों में से एक को बिजबिहाड़ा अनंतनाग में हलाक कर दिया गया है, जबकि दीगर मिलिटेंटों की निशानदेही कर ली गई है। मिलिटेंट इस्तेमाल करते रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट्स को पिकअप करना, बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाना जिनका कोई गुनाह नहीं है। कश्मीर में जो निहत्थे लोग हैं, जो अपने कारोबार में अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, उनको काम ना करने देना, उनके ऊपर प्रेशर डालना, इस तरह की टेक्निक्स जो स्ट्रेटजीज है जब भी उन्होंने इस्तेमाल करी, हमने उनको काउंटर किया है, अभी भी उनको स्ट्रांगली काउंटर कर। नॉन लोकल जहाँ पर आते हैं, लोकल लोगों के साथ मिल करके जहाँ के जो कारोबार है उनको चलाने के लिए, अगर नॉन लोकल आदमी ट्रक लेके आता है और जहाँ से फ्रूट लेके जाता है तो उसका फ़ायदा लोकल को ज़्यादा है नॉन लोकल के मुकाबले में। नॉन लोकल सिर्फ एक जरिया है। अगर नॉन लोकल आदमी जहाँ पर आके मजदूरी करता है, घर बनाता है, घर तमीर करता है, लोगों के घरों में काम करता है, वो चीज़ें जहाँ पर मुहैया करता है जिनकी जहाँ पर ज़रूरत होती है, तो लोगों के लिए काम करने के लिए आता है। इसकी ज़बरदस्त मजम्मत हुई है, लोगों ने बहुत सख्त नोटिस लिया है और हम लोगों ने भी ऐसे जो लोग इस कार्रवाई में मुलव्वस थे, एक तो मिल्टन मार गिराया, जाज मालिक थोड़े दिन पहले उसकी जो है वो जहाँ पर जो किलिंग उसने करी थी त्राल की बेल्ट में, बिजबिहाड़ा की बेल्ट में, उसमें वो मारा गया। उसके अलावा जो मिलिटेंट इन्वॉल्व हैं वो आइडेंटिफाइड हैं और होपफुली हम लोग जल्द ही बाकी जो मिलिटेंट इन्वॉल्व हैं उनको भी वी विल ब्रिंग देम टू लॉ। नामालूम अफराद ने गुज़श्ता रात यूथ कांग्रेस के जिला सदर कुलगाम और डिप्टी सरपंच रियाज अहमद भट्ट के घर पर धावा बोलकर घर की तोड़फोड़ की। रियाज के अहले खाना को हिरासा किया गया। रियाज के मुताबिक वो हमले के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने मामला पुलिस की नोटिस में लाया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों इसी इलाके में बोनीगाम के मकाम पर शरपसंद अनासर ने 2 गाड़ियों को नजर आतिश किया। इनमें बीजेपी लीडर की गाड़ी भी शामिल थी। सरपंचों की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है। अगर उन्होंने हमें इस आग में उतारा तो उनको हमारी सेफ्टी के बारे में सोचना। अगर उन्हें वो कह रहे हैं कि हम क्वार्टर दे रहे हैं आपको श्रीनगर में, मतलब होटल में कमरा 2 पंचों को, हम अपनी फैमिली को कहाँ ले जाएंगे? और जो हमारी प्रॉपर्टी गाँव में है, किसी भी जगह पर है 10 लाख की 20 लाख की, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि हमला तो इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी पे हो रहा है, जान पे इतने हमले नहीं हो रहे। और ये जो भी है लोकलिटी में हमले हो रहे हैं, तो इसमें चाहिए कि गवर्नमेंट को एक्शन करना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को क्विक करना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन ले, क्विक एक्शन होनी चाहिए। इनके पास इतनी एजेंसी है, वो क्या कर रही है? कहाँ है एजेंसी? कल बुनीगाम में हुआ, आज मानीगाम में हुआ, परसों हाबलिशी में होगा। अगर कल मैं कह रहा हूँ चाहे वो किस पार्टी से है मुझे ये नहीं पता, लेकिन अलबत्ता ये मैं कह रहा हूँ अगर कल वाक़ा हुआ बुनीगाम में 2 वैन जलाई गई और वो 2 वैन उसमें से एक पॉलिटिक्स पार्टी के साथ चलता है, उसकी एक है, तो कल वहाँ पर हुआ, आज मानीगाम में हुआ, परसों को किसी और जगह हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी ली है हमारी तो उनको करना चाहिए इस पे एक्शन। वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 मुसलसल नाफिज है। इस बीच आज कई रोज के बाद श्रीनगर के लाल चौक में सुबह के वक्त कई दुकानें खुली रहीं। वादी कश्मीर के सभी इलाकों से बंदिशें हटाई गई हैं। आज निजी गाड़ियों के नकल हमल में इजाफा देखा गया। वादी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल मुअत्तल है। कई इलाकों में कमर्शियल तवेरा गाड़ियों की नकल हमल देखी जा रही है। प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खदमात लगातार बंद हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने बिला रुकावट और खुशगवार तरीके से अवामी खदमात की फराहमी के लिए बेहतर हुक्मरानी और मौसर इंतजामिया को नागुज़ीर करार दिया है। उन्होंने कहा कि वाज़ेह सिटीज़न चार्टर और शिकायत के इजाले का मौसर मेकैनिज़्म बेहतर इंतजामिया की बुनियादें हैं। LG ने डाक बंगलो बारामूला में ज़िले के तरक्याती प्रोग्रामों के ताल्लुक से एक जायज़ा मीटिंग में इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, डिविजनल कमिश्नर बसीर अहमद खान, IG कश्मीर SP पानी, DC बारामूला डॉक्टर J नितू समेत ज़िले के दीगर अफसरान ने इस मीटिंग में शिरकत की। मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायज़ा लेने के दौरान LG ने कहा कि बारामूला को तमाम महाजों पर तरक्की देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने तमाम अफसरों को आपसी तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया ताकि बारामूला को मुल्क के बेहतरीन ज़िलों में शुमार हो सके। इस मौके पर DC ने ज़िले की हुस्नयाबियों पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। DC ने ज़िले में ट्रामा सेंटर के क़याम, सरहदी इलाकों में इजाफी बंकरों की तामीर समेत दीगर मामलों को उठाया। GC मुर्मू ने मुअय्यन वक्त पर कामों की तकमील के लिए इक़दाम करने का यकीन दिलाया। First of all, this is very important districts, very big district and nearer to the border, and also is an aspirational district. It means it is lagging behind. Everyone I request and call upon
that you will do, maximum 100%, 200% your work, so that all these aspirations, particularly this is the main course of action that will bring up the district and keeping the people at the center. All benefits should accrue to them. They should feel that this is a good for them and we are there to help them, and whatever way we should be able to do it. बारामूला के दौरे के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मरमू ने अनंतनाग में हालात का जायजा लिया। जिला अफसरान की एक मीटिंग के दौरान एलजी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के बीच बेहतर तालमेल को ज़रूरी करार दिया। उन्होंने ज़ेर अल्तवा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए अफरादी क़ुव्वत में इजाफे पर भी जोर दिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान, IGP कश्मीर SP पानी, DC अनंतनाग खालिद जहांगीर के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जनूबी कश्मीर की सलामती सूरत हाल का भी जायजा लिया। LG ने कहा कि अनंतनाग में ज़ेर अल्तवा प्रोजेक्टों की तकमील के लिए फंड्स वागजार किए जाएंगे। पहलगाम में एक नए ट्रामा अस्पताल की तामीर के अलावा रहमत आलम अस्पताल के लिए भी फंड्स जारी किए गए हैं। LG ने कहा कि ज़मीनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ही तहसीलदारों को इख्तियारात दे दिए गए हैं। LG ने अनंतनाग में यूथ हॉस्टल के क़याम को मंजूरी दी है। So that this motorist and other can have that kind of a thing. Trauma hospitals, particularly this I noted, this Pahalgam should have been a good hospital facility. This should have been done long back because this is a well-known destination. So this should have been properly done. Then, as you said, lot of sports activities and sports field and other things are taking place, and also you highlighted about the cricket stadium and the football stadium. मरकज़ के ज़ेर एहतमाम जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जहां आज शुमाली और जनूबी कश्मीर के दौरों को तरजीह दी, वहीं इस दौरान तमीर व तरक्की पर तबादला ख्याल हुआ और सिक्योरिटी के हवाले से भी बात चली। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जहां नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने बेरोज़गारी और तमीर व तरक्की जैसे मुद्दे हैं, वहीं जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल भी एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में देखना अब ये होगा कि नए LG इन सारे मसाइल से निमटने के लिए कैसी हिकमत अमली वज़ा करेंगे और मरकज़ के तजदीद नौ के दावों को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, ये भी गौर तलब बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। PDP के राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे का कहना है कि वो ये समझने से कासिर हैं कि पार्टी की लीडरशिप जेल में होने के बावजूद उनको पार्टी से किसने निकाला। लावे का कहना है कि उन्होंने कोई पार्टी मुखालिफ सरगर्मी अंजाम नहीं दी है। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में उन्होंने मरकज़ी हुकूमत में BJP वज़रा और LG की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत का दिफा किया। जो हुआ है, जो कल मैंने सुना भी, देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना कुछ लोगों ने हमारी तब बात की, तो मुझे पता नहीं है कि पिछले 6 महीने से ये हो रहा है कि कभी आप इस्तीफा दे दो, कभी कुछ दे दो। ये तो 4 अगस्त के बाद जब हमने कोशिश किया पार्लियामेंट में, हम दोनों दिखाया साहब और मैंने, उसके बाद ये होने लगा। हमें पता नहीं है कि ये मामला क्या है और ये पता नहीं कि फिर कौन ये कर रहा है, क्योंकि हमारी साथी पार्टी लीडर जो हैं वो जेल में है और बाकी जो पार्टी लीडर हैं, तर्जुमान है, जनरल सेक्रेटरी है या कोई भी है, वो तो हाउस अरेस्ट। ये पता नहीं ये कौन करता है, कि देखना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन पहुंचा है या पार्टी की तरफ से कोई आपको खत या मकतूब मौसूल हुआ है? देखिए, जो पार्टी में कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं हमारी पार्टी में, मुफ्ती साहब के बाद जिस पार्टी को मुफ्ती साहब ने बनाया था, उसमें जो कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो भी या हाउस अरेस्ट हैं या जेल में बंद हैं। तो ये पता नहीं चलता है कि मैं देखना मैं इसकी पूरा वाच कर रहा हूँ, ये लिखता कौन है, ये बता रहा है कौन है। ये इतनी सस्ती तो पार्टी नहीं होती है जितना ये मुझे लगता है कि दिखाई देता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के बाद हम ही हैं, हम तो ऑनरेबल एमपीज हैं दोनों, तो हमारे से ऊपर तो कोई नहीं है। आपकी जो रवाबित हैं मतलब मरकजी लीडरशिप के साथ, BJP के साथ, तो उस बुनियाद पे या फिर आप हलफ बर्दारी में आपने शमूलियत की, यहाँ कल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की हलफ बर्दारी थी, तो उसको लेकर शायद ये अटकलियाँ लगाई जा रही है कि आपको उन्हीं की बुनियाद पे ये किया जा रहा है? देखिए, मैं तो मेंबर हूँ पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर स्टेट का और मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ वर्कर हूँ। मुझे पता है कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है।
हमारे कितने बच्चे बाहर की जेलों में है, यहाँ कितने भी। मेरा राब्ता है होम मिनिस्टर से भी, प्राइम मिनिस्टर से। मेरी काम है ये, जिस काम के लिए मैं हूँ, मैं एज MP, वो ये मेरा काम है, प्राइम मिनिस्टर से बात करना, होम मिनिस्टर से बात करना और मिनिस्टर से बात करना, ताकि स्टेट के जो मसाइल हैं उनको उजागर करना। ये मैं करता रहूँगा जब तक मैं MP हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ। इंशाल्लाह करूँगा कि स्टेट की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ और कभी भी बात होगी वो करूँगा। इसलिए कोई दौरा नहीं है कि कल भी जा रहा हूँ, कल 5-6 तारीख को मैं मिलूंगा फिर भी प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से। तो और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ आए, पहले भी गवर्नर थे, आज भी गवर्नर है, तो उससे नहीं मिलेंगे तो वो तो सुप्रीम है हमारी स्टेट की। हम किससे मिलेंगे? हमको मिलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे बंद हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल बंद है, लोग पढ़े हैं। ये देखो, ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है खत्म हो गया, हमारा फूड सेक्टर खत्म हो गया। मुझे मजबूरी है उनसे मिलने की। मैं मिलता रहूंगा और हमारी स्टेट की जो समस्या है, मसाइल हैं, वो बताता हूँ। आप हलफ बर्दारी में वाहिद लीडर थे जो कल मौजूद थे, और उसके बावजूद चूंकि पार्टी का कोई मेंबर नहीं था या दूसरी पार्टियों के मेंबरान नहीं थे, उसके बाद हमारी पार्टी में बहुत से मसाइल पैदा हो गए। उसके चले जाने के बाद वो बदकिस्मती थी मेरे लिए भी और आम जो लीडर अभी भी हैं उनके लिए। मुझे ये, मैंने बोला ये काम है, ये बात कि मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्कर हूँ। मैं पहला जो बुलेट लगा है, गोली लगी है, वो मुझ पर लगी है और मैं बेसिक वर्कर हूँ, मैं फाउंडर मेंबर हूँ। तो मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है मैडम के बगैर, क्योंकि मुफ्ती साहब के बाद हमारी प्रेसिडेंट महबूब जी है। मुझे कोई नहीं डिक्टेट कर सकता है स्टेट में, और न मैं मानने के लिए तैयार हूँ, ये सबको पता है। जो मुझे करना होगा, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं पॉलिटिकली काम करता हूँ और ऑन ग्राउंड काम करता हूँ। जो लोगों के मसाइल होंगे वो मैं उजागर करूँगा। बाकी इन धमकियों से नहीं डरता। ये तो बच्चों जैसी खेले होते, ये होते रहते हैं, इनसे मैं डरने वाला नहीं हूँ। न मैं कोई ब्यूरोक्रेट आया हूँ पार्टी में, और न मैं कोई पैसे वाला आदमी हूँ। मैं वर्कर हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और सेकुलरिज्म पर भरोसा रखता हूँ, डेमोक्रेसी पर भरोसा रखता हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ये काम करता रहूँगा और लोगों की खिदमत करता रहूँगा। वादी कश्मीर में काम करने वाले मगरबी बंगाल के मजदूरों को उनके आबाई मकामात पर रवाना किया जा रहा है। वादी कश्मीर से 138 मजदूरों को सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच जम्मू रेलवे स्टेशन लाया गया। जम्मू से ट्रेन के जरिए इन मजदूरों को उनके आबाई मकाम भेजा जा रहा है। मजदूरों को वापस इसीलिए रवाना किया जा रहा है कि हाल ही में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वादी कश्मीर में काम करने वाले रियासत के मजदूरों की सलामती के तनाजुर में उन्हें वापस बंगाल लाया जाएगा। यहाँ यह तस्करा ज़रूरी है कि 29 अक्टूबर को कुलगाम में मिलिटेंटों ने मगरबी बंगाल के 5 मजदूरों को हलाक कर दिया था। इस हमले में एक मजदूर जख्मी हुआ था। हमारे नुमाइंदा कोमल सिंह ने अपने आबाई मकाम लौटने वाले मजदूरों से खास बातचीत की। डर लगा इसलिए जा रहा है घर जी, लेकिन उधर हालात खराब है इसलिए घर जा रहा है। तो जब हालात ठीक हो जाएंगे क्या वापस आओगे आप? और देखना है क्या होता है, आगे देखना है क्या होता है। श्रीनगर की खंदा की जगह में था जी, तो वापस जा रहे हैं? हाँ, हम लोग वापस जा रहे हैं। इसे हालत ख़राब है, माहौल भी ख़राब है। उन लोगों को RPF ने हम लोगों को मदद की वजह से हम लोगों को घर छड़ रहा है। जब हालात पूरी तरह से ठीक हो जाएगा ना, तब वापस आने की कोशिश तो करेंगे जरूर। जी, आपसे बात करेंगे। हालात ठीक हो जाएंगे तो वापस आएंगे आप? मैं नहीं हूँगा वापस, हालात ठीक होगा तो भी नहीं हूँगा। हम वेस्ट बंगाल से आया है, पर हम गरीब आदमी है, सरकार का कोई सुযোগ सुविधा मिलता नहीं है, इसीलिए हम काम करने आया है। पर डर से हम लोग इतना माने ये गम हो गया है कि हमको घर जाने को दिल करता है। अभी जी, घर जाने का दिल कर रहा है कि सरकार के द्वारा इनको लगता है कि इनकी वहाँ पर मदद नहीं होती है और इनको आर्थिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये खास बंगाल से कश्मीर अपने परिवार का पेट पालने के लिए यहाँ पर आए थे कश्मीर में, लेकिन वहाँ के ख़राब हालत के बाद अब ये वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये भी है कि अगर हालात ठीक होते हैं तो वापस ही अपने कामकाज के लिए कश्मीर ज़रूर जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। वादी और ख़ास तौर पर जनूबी कश्मीर से मगरबी बंगाल के मजदूरों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। बेशतर इलाकों में काम कर रहे मजदूर अपनी सलामती को लेकर फिक्रमंद हैं। उधर राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे इंसानियत सोज वाक़या करार दिया। उन्होंने हुकूमत से मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। बहुत गलत बात है। जिस दिन लेबर मारे गए हमारे इलाके में, मेरे घर से यहाँ काफी सुराव हैं, उसमें मारे गए। मैंने दिल्ली में मजम्मत किया कर से, ये होना चाहिए, ब्रूटलिटी है, इसके खिलाफ है। कश्मीरी कौम इन चीज़ों के खिलाफ है। हम नहीं चाहते, हमारे वो भाई हैं जो बंगाल से आए हुए थे, हमारे भाई है। और मेरी सरकार से गुजारिश है, जम्मू कश्मीर सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि उनको भरपूर मदद की जाएगी, क्योंकि उनके घर उजड़ गए, वो ख़त्म हो गए, वो बच्चे यतीम हो गए। और अगर ऐसा कहीं भी वाक़ा होगा मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। देखिए, ममता बनर्जी को बुलेट लगा होगा उस टाइम जब ये मारे गए, तो ये तो इंसानी मसला है।
इसमें मैं उसको इन चीज़ों को कंडेम करता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन थर्ड परसेप्शन जो हो रहा है उससे ये चीज़ें हो रही थी। लेकिन मैं उससे भी चीफ साहिबा से गुजारिश करूँगा कि ताकि वो हमारे भाई जो कश्मीर में काम करते हैं, कश्मीरी लोग जो बाहर स्टेट में काम करते हैं, वो भाईचारा ख़त्म हो सकता है इन चीज़ों से। तो हमने देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को देखना चाहिए, ताकि आने सब लोग यहाँ आए, सब लोग यहाँ से वापस जाए। ये हमारी मुल्क की मिसाल रहनी चाहिए। तो कश्मीरी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है और मैं ज़ाती तौर पर बहुत ख़िलाफ़ हूँ, और ये चीज़ें हमने नहीं होने देनी चाहिए, इससे लोगों में ठीक नहीं रहता है। वादी कश्मीर में इंटरनेट और SMS खदमात बंद रहने से तलबा को स्कॉलरशिप के ज़िम्न में दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। हालांकि इंतज़ामिया ने तलबा की सहूलत के लिए 3 इंटरनेट मराकज़ कायम किए हैं, ताहम ये नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। तलबा ने जल्द से जल्द इंटरनेट और SMS सर्विस बहाल करने की अपील की है। पेश परवेज़ भट्ट की खास रिपोर्ट। लोगों से भरा हुआ ये कमरा जिला इंतजामिया की जानिब से तलबा की सहूलत के लिए शुरू करदा इंटरनेट मराकज़ में से एक है। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने श्रीनगर में कायम तीनों इंटरनेट मराकज़ का दौरा किया और सभी जगह इसी तरह का हुजूम देखने को मिला। वादी कश्मीर में गुज़श्ता 3 महीनों से इंटरनेट खिदमात बंद हैं। तलबा को स्कॉलरशिप के हुसूल में दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। एक तो इन मराकज़ पर काफ़ी भीड़ रह रही है, जिसकी वजह से तलबा का काफ़ी वक्त ज़ाया हो रहा है। दूसरा अहम मसला SMS खदमात का बंद रहना है, क्योंकि ऑनलाइन कार्रवाई में OTP एक अहम ज़रूरत रहती है। SMS बंद रहने से तलबा के मोबाइल फ़ोन पर OTP मौसूल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आगे की कार्रवाई अंजाम देने से कासिर हैं। इन तलबा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए हुकूमत से अपील की है कि इंटरनेट और SMS खदमात जल्द से जल्द बहाल की जाएँ, ताकि इनका मुस्तकबिल ख़राब होने से बच जाए। NIT का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ स्कॉलरशिप के सिलसिले में आया था, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बाहर कहीं नेट काम नहीं कर रहा, ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी बंद है सब। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम OTP की आ रही है, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि नेट काम नहीं कर रहा है मेनली, तो बहुत स्लो डाटा चल रहा है, भीड़ बहुत है, तो बहुत मुश्किल से काम हो रहा है। हमें 4 दिन हो गए, मैं TRC में भी गया था, वहाँ पे मैंने परसों नंबर लगाया था, तो अभी तक नंबर ही नहीं आया वहाँ पे TRC में। वो डेली बोलते हैं आप कल आएँ परसों आएँ, सो इट्स रियली गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी। हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है सर OTP में। OTP ये होता है कि जब कभी न्यूली आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है कि एक मैसेज आता है आपका कि आपका रजिस्टर हो गया, ये OTP आप OTP डालिए और आपके बाद आ गई। OTP आ नहीं रहा तो उसके आगे सर फर्दर प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। भीड़ बहुत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। टेक्निकल देखो सर कितनी प्रॉब्लम है। मैं स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के सिलसिले में यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि अगर हम फ्रेशर में स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो उसके फ़ोन नंबर के ऊपर OTP नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रीपेड नंबर जो है बंद है अभी। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको खोल दिया जाए, और जो प्रीपेड नंबर है उनको भी खोला जाए। जिला इंतजामिया ने श्रीनगर में 3 इंटरनेट मराकज़ कायम किए हैं। इन मराकज़ से तलबा के अलावा दीगर शोबों जैसे टेंडरिंग, टिकटिंग और सियाहत से वाबस्ता अफराद भी इस्तेफादा कर रहे हैं। ऐसे में तलबा को इस मरकज़ के कई चक्कर लगाने और तवील वक्त तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। वहीं तालिबात के लिए कोई अलहदा इंतज़ाम नहीं है और वो हालात के आगे मजबूर हैं। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने DC श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के सामने तलबा को हो रही परेशानियों का मामला उठाया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स का जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, या बाकी जो उनके एनरोलमेंट का था, उसको लेके चलते काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल DC ऑफिस में और बाकी लोकेशंस पे भी था। मैं 3 सेंटर ओपन किए थे। 50 जो कंप्यूटर्स हैं, 50 यूनिट्स यहाँ पे DC ऑफिस में थे, और 12 और जो सेकंड लोकेशन पे, तो लगभग 65 के आसपास डिफरेंट लोकेशंस पे हमने एस्टेब्लिश किए थे। अभी तक 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए, खास करके पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक और जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इंटरनेट सभी जगह पे अवेलेबल नहीं था, उसकी वजह से स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो 31 अक्टूबर की लास्ट डेट थी, तो जो हमने रिक्वेस्ट की थी वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके 15 डेज और इसकी डेडलाइन एक्सटेंड किया, 15 नवंबर तक होगा। और बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी, जैसे आस पड़ोस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं अपनी एनरोलमेंट करने के लिए। और हमारी एक डेडिकेटेड टीम है अराउंड 20 ऑफिशियल की यहाँ पे, जो उनको असिस्ट कर रही है स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप करने के लिए। जब स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट का जहाँ तक था, जब मोबाइल सर्विस पब्लिक डोमेन में एक्टिवेट नहीं थी हुई, तब तक जो ऑफिशियल नंबर थे उस पर हम OTP ले रहे थे। अब हमारे पास कंसर्न आ जाता है कि SMS सर्विस जो कम्प्लीटली बंद है उसकी वजह से मोबाइल पे नहीं, बट जहाँ जैसे J&K बैंक का है, बाकी है, OTP मेल पे अलाउड है। तो मेल पे जहाँ हमें OTP आ जाता है वो हम रिसीव कर रहे हैं, वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाने और इसे तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाने का बार बार तस्करा तो कर रही है, लेकिन अगर वादी में बुनियादी हुकूक और सहूलतें जैसे इंटरनेट और प्रीपेड मोबाइल खदमात बंद रहने से लोगों को हो रही दुश्वारियों को देखें तो इससे हुकूमत के मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।
इंतजामिया को तलबा के मसाइल हल करने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज़ भट्ट की रिपोर्ट। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन ने श्रीनगर में एहतजाज किया। महकमे की तश्कील नौ के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। महकमे की तंजीम नौ से मुतल्लिक़ बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी होने के बाद ये एहतजाज किया गया है। एहतजाजी मुलाजिमीन ने कहा कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि महकमे के कई मुलाजिमीन का मुस्तक़बिल दाव पर है। ये ऑर्डर J&K पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी मुस्तरद करती है और ऐलान करती है कि ये लड़ाई हमने महकमे को इसकी महकमाना हैसियत, मुलाजमों की हिफाजत और डेलीवेजर्स की मुकम्मल रेगुलराइजेशन के बाद इस महकमे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए महकमा को सिर्फ महकमा ही रहने देना था, बल्कि एक कंपनी में तब्दील नहीं करना था। जम्मू में आज कई वकला ने काम छोड़ हड़ताल की। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले ये वकला सरकार की तरफ से हाई कोर्ट को जानीपुर से दूसरी जगह मुंतकिल करने और ज़मीन के रजिस्ट्रेशन का काम महकमे माल को सौंपने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इन वकला ने मांग की है कि मौजूदा हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बरकरार रखा जाए, माजी की तरह रजिस्ट्रेशन का काम हाई कोर्ट के सुपुर्द ही रखा जाए। इन वकला का कहना है कि रजिस्ट्रेशन का काम उनसे छीनने से उनकी रोजी रोटी मुतासर होगी। वकीलों को तो रोष है उसका, लेकिन उससे ज़्यादा है जो पब्लिक इफेक्ट होने वाली है, लार्ज स्केल पे जो पब्लिक इफेक्ट होगी। क्योंकि पहले जो भी रजिस्ट्रेशन वर्क होता था वो कोर्टों में होता था, वो पिछले 70 साल से वहीं पे होता आया है। और अभी भी काफ़ी सारी स्टेट हैं जहाँ पे जुडिशल पावरें जो मतलब जुडिशरी को दी हुई हैं रजिस्ट्रेशन वर्क के मुताबिक। और इस जहाँ पे भी मतलब जो ऐसे कानूनी तौर पे ऐसा कोई वो बंदिश नहीं है कि जो जुडिशल पावर्स के पास ये वाली रजिस्ट्रेशन पावर नहीं रह सकती। तो बार को ये महसूस होता है कि ये फ़ैसला जो है ये जम्मू के हित में नहीं है, जम्मू के अवाम के हित में नहीं है। तो इसलिए जो है बार ने ये फ़ैसला किया कि हम इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार से इस बात की गुहार लगाएंगे कि जो पहले जो सिस्टम चल रहा था कि जो जज साहिबान हैं वही रजिस्ट्रियाँ कर रहे थे, वही सिस्टम जो है वही रिस्टोर किया जाए। हमारे जो न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट आते हैं उनका दारोमदार ही इसी पे होता है। अब जो नया वकील आया है उसको पहले ही जो है उसको 302 का या कोई बड़ा हाई प्रोफाइल केस तो मिलेगा नहीं। उसको अपना खर्चा चलाने के लिए, घर का जो रोज़ी रोटी चलाने के लिए उसको सबसे पहले यही होता है कि ट्रैफिक हो गई, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गई, उसी के ऊपर उसका खर्चा चलता है। और उसी को लेके हमने ये जो इंडेफिनिट स्ट्राइक के हमारे प्रधान साहब ने बोला है, जब तक हमारा ये मांगे पूरी नहीं होंगी, ये दोबारा जो है इसको रिवर्ट बैक नहीं किया जाएगा, तो हम इसको जो है चलाते रहेंगे, स्ट्राइक को चलाते रहेंगे। गैर रियासती मजदूरों और ट्रक ड्राइवरों की हलाकत के बाद जिला शोपियां में ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुश्किलात दरपेश हैं। माकूल ट्रांसपोर्ट सहूलियात मैसर न होने से मेवा सनत को खतरा लाहक हो गया है और काश्तकारों में तशवीश है। अगरचे ड्राइवरों के लिए शोपियां बस स्टैंड और फ्रूट मंडी में लोडिंग की सहूलियात और महफूज मकामात का इंतखाब किया गया है, तहम गाँव देहात में दाखिल होने की इजाज़त न होने से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने मुतल्लिक़ा हुकाम से इस सिलसिले में इक़दाम करने की मांग की है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट का माकूल इंतज़ाम करने की मांग की। बहुत सारे मुश्किलात हैं। हम इस वक्त शोपियान अड्डे में हूँ कि हमें घर से लाना पड़ता है माल शोपियान। 20-20 रुपये हमें 30-25 रुपये लोड कैरियर को देना पड़ता है। और हमें यहाँ गाड़ियाँ जो है वो बहुत शार्ट है, क्योंकि एक एक गाड़ी के पीछे 10-10 व्यापारी होते हैं, क्योंकि गाड़ी नहीं मिलती है, माल ख़राब हो रहा है। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें ये मुश्किलात दूर करो, क्योंकि हमारी मुश्किलातों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है कि हमारा जो फ्रूट का सीज़न है ये ख़त्म हो गया, इसमें हमें बचता ही नहीं कुछ। बहुत ज़्यादा रेट से जो का पिछले साल 170 रुपये 165 रुपये था चल रहे हैं दिल्ली साउथ की, इस वक्त 220 240 70 रुपये ज़्यादा किराया ले रहे हैं। तो हम बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो हमें पेटी पर अभी 300-200 रुपये को भी ग्रोवर को नहीं बचता है। तराल के शालदरमन इलाके में वादी कश्मीर के पहले पोल्ट्री स्टेट का क़याम जल्द अमल में लाया जाएगा। मकामी अफराद को इससे फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। पेश है सैयद मंजूर की ये खास रिपोर्ट। तराल से चंद किलोमीटर दूर शालदरमन इलाके में महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से पोल्ट्री स्टेट का क़याम जल्द अमल में लाया जाएगा, जिसकी वजह से इस इलाके में तरक्की के साथ साथ रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल शब्बीर अहमद रैना का कहना है कि पूरे कश्मीर में पोल्ट्री स्टेट के लिए तराल को ही मुंतखब किया गया है।
त्राल ही सबसे एक एरिया है जहाँ से हमें तो लैंड अवेलेबल थी एंड सेकेंडली इस त्राल के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। एक तो यहाँ से जो भी प्रोडक्शन हो तो त्राल से हो पाएगी। सेकेंडली जो त्राल के जो लोकल एरियाज़ है कनेक्टिविटी जो बाकी एरिया से वो तो बेहतर हो सकती है एंड त्राल के लिहाज से यहाँ के रोड्स, यहाँ की लाइट्स, यहाँ की बिजली, यहाँ के दूसरे जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे एंड इनको ऐसे प्रोजेक्ट में बहुत सारे फ़ायदे आ सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि जिस भी एरिया में अगर कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप शुरू एस्टेब्लिश हो जाता है तो कम ही टाइम हम देखते हैं कि वहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट खासकर वो दूर हो जाती है एंड यहाँ पे करीबन 8-10 हज़ार लोगों की जो हमें सुना है कि इतने लेबर्स वगैरह इसमें लगने हैं एंड और भी एम्प्लॉयमेंट जो भी है तो लोकली पॉसिबल जो लोकल्स है उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ब्लॉक वेटरनरी अफसर पुलवामा गुलाम रसूल का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के तहत हेचरी, फीड प्रोसेसिंग प्लांट और ड्रेसिंग प्लांट भी होगा और ये पोल्ट्री स्टेट साइंटिफिक तरीके से बनाया जाएगा जिससे इलाके के माहौल पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ से मुल्क के बाकी रियासतों को भी चूजे और फीड फराहम की जाएगी। ये जो पोल्ट्री एस्टेट यहाँ बन रहा है इट इज़ ऑफ वेरी हाई इम्पोर्टेंस हर लिहाज से, क्योंकि इसमें जो है ये इट इज़ अबाउट 2000 कैनाल्स ऑफ लैंड पर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक बन रहा है जिसमें हैचरी भी होगी, फीड प्लांट्स भी होंगे, फीड प्रोसेसिंग प्लांट भी होगा, ड्रेस्ड प्लांट भी होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो एनिमल हस्बेंड्री के साथ कनेक्टेड हैं, जो सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी है that will get boosted with the help of this poultry estate। ताकि की एक पहचान बनेगा ये एस्टेट, छोटा मोटा एस्टेट नहीं है। It is spread over 2000 canals of land। You can yourself imagine लोगों के लिए, पूरे इलाके के लिए, पूरे तहसील डिस्ट्रिक्ट के लिए it will be a recognition to the animal husbandry। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामून ने पोल्ट्री स्टेट कायम करने के मकाम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री स्टेट के कयाम से इलाके के हजारों अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। तो यहाँ पे कोई 60-70 हैचियाँ बनेगी जिनके लिए बाज़ाब्ता साइंटिफिक मेथड से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी अगर कोई जॉब्स वगैरह होती है। और हमने इस गांव की और आसपास के गाँव सारे त्राल के लिए इससे प्रोजेक्ट से बेनिफिट होगा। एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिससे यूथ यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। किसी ने यहाँ पे हैची लगाई है तो 1 करोड़ अंडा अगर साल में बनाता है, 1 करोड़ 1 रुपये भी अंडे में कमाएगा तो 1 करोड़ रुपये कमाएगा। अगर वो मुलाजिम भी और भी रखेगा फिर भी 50 लाख तो कमाएगा, है ना, उसका रोज़गार हो गया। वो जो अंडे लेके बाज़ार में जाएगा बेचेगा उसको भी रोज़गार हो गया, तो छोटी मोटी इंडस्ट्री हो गई। इसी तरह से यहाँ पे जो बेकार में हम पोल्ट्री देते हैं, फीड प्रोसेसिंग प्लांट भी बन सकता है। यहाँ पे जो पोल्ट्री फीड बनेगी, हम मक्की उगाते हैं लोग, उसमें उनको अच्छा दाम मिलेगा। अभी कैबिनेट ने इसमें यहाँ पे कोई 1100 कनाल स्टेट ने सरकारी ज़मीन ट्रांसफ़र की और उसमें इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं सिडको वालों ने। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इंटरेस्ट ले रही है। ये चाहते हैं कि इस इलाके को भी डेवलप किया जाए रोज़गार के हवाले से। मुझे लग रहा है लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मकामी लोगों को इस प्रोजेक्ट से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए त्राल से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। पशुपालन, फिशरीज और ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून का कहना है कि पशुपालन और मछली पालन के शोबे को जदीद खुदूद पर इस्तवार करने के लिए कई प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं। उन्होंने बांडीपुरा के अरंदरपुरा इलाके में 13 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले डेयरी और गोट फार्म का जायजा लिया। उन्होंने अरन चौक पाबा में अमेरिकन टाइप के रेस वे का इफ्तिताह किया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए डॉक्टर सामून का कहना था कि बांडीपुरा ज़िले में पशु और मछली पालन के शोबे को फ़रोग़ देने के काफ़ी इम्कानात हैं। ज़िले में दोनों शोबों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्टों पर काम जारी है। डॉक्टर सामून ने कोनन में वाक़ शिप फार्म में चौपाओं में कंबल और अदविया तकसीम की। इनके हमरा डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्ज़ा, डायरेक्टर फिशरीज RN पंडिता और डायरेक्टर शिप हस्बेंड्री डॉक्टर अब्दुल सलाम भी थे। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से नया ज़िला बना है 2008 में। यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए मैंने DC साहब ने, डायरेक्टर शिप हस्बेंड्री यहाँ सलाम साहब हमारे साथ हैं और यहाँ डायरेक्टर फिशरीज हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजनाथ पंडिता हैं, जो ऑफिसर्स हैं एक्शन वगैरह। हमने जॉइंटली डिसाइड किया गवर्नमेंट की तरफ से कि हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दें। ये ज़िला हेडक्वार्टर भी है जहाँ हम बैठे अरंदरपुरा में। यहाँ पे आज नए रेसवे का हमने इफ्तिताह किया। पिछले साल इसको हमने फाउंडेशन सुन रखा था, 1 साल का टाइम दिया था। 1 साल के अंदर नई रेसवे आपके सामने है और इसमें हमने आज फिश की स्टॉकिंग कोकरनाग से लाकर। दूसरा हमने यहाँ पे नॉर्वे से, यहाँ डेनमार्क से जो नया फिश सीड लाया था, जो
18 महीने में जो हमारा होता है उसके बदले 8 महीने में ही वो टेबल साइज हो जाते हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीनगर खुर्शीद अहमद की सदारत में आज अमृत प्रोजेक्ट के हवाले से एक जायज़ा मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग के दौरान कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्ट मार्च 2020 से पहले मुकम्मल करें। इस मीटिंग में डायरेक्टर प्लानिंग, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने भी शिरकत की। जिला तरक्की कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर घुलांगर की सदारत में जिला सतह की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। जिला पुलवामा के कई इलाकों के मिलिटेंसी से मुतासर मुख्तलिफ नौइयत के केसों पर तबादला ख्याल किया गया। मुतासर अफराद में रिलीफ वागजार की गई। पुलवामा जेल में आज कैदियों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप का इफ्तिताह चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट पुलवामा ने किया। कैंप में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से वाबस्ता डॉक्टरों ने कैदियों का इलाज किया। ये कैंप जेल इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद किया गया। जेल अहदेदार भी मौजूद थे। कैंप का मकसद कैदियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। पटन के ब्लॉक शेराबाद खोर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाब में मुंतखब हुए चेयरमैन आशिक हुसैन ने आज अपना ओहदा संभाला। मुख्तलिफ पंचायत हल्कों के सरपंचों और पंचों के अलावा काफ़ी तादाद में लोगों ने आशिक हुसैन का इस्तकबाल किया। ब्लॉक खोर के लोगों ने इनकी कामयाबी और चेयरमैन की कुर्सी संभालने पर खुशी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि इन्हें नौमंतखब चेयरमैन से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आशिक हुसैन ने कहा कि वो लोगों की फलाह बहबूदी के लिए ही मुंतखब हुए हैं और वो लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। KAS प्रोबेशनर्स के एक ग्रुप ने आज रामबन का दौरा किया। प्रोफेसर सुनीता जालपुरी की क़यादत में ग्रुप के अरकान ने ज़िला इंतज़ामिया के अहदेदारों से तबादला ख्याल किया। रामबन ज़िले के हालात और इंतज़ामिया के कामकाज के तरीक़ेकार पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुख्तलिफ शोबों जैसे सड़क, सेहत, तालीम और रोज़गार के हवाले से अंजाम दी जा रही तरक्याती सरगर्मियों से भी इस ग्रुप को वाकिफ़ कराया गया। DC रामबन नाजिम जाई खान ने प्रोबेशनर्स को तंदही और दयानतदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देने पर जोर दिया। कहा कि मुस्तक़बिल में इन पर अहम जिम्मेदारियां आयद होंगी। बाद में KAS प्रोबेशनर्स के ग्रुप को फील्ड विजिट भी कराई गई। JKS 2016 बैच के ऑफिसर्स की इस वक्त ट्रेनिंग एम्पावरमेंट जॉइंट फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। ये 45 डेज का प्रोग्राम है। इसमें हमने इनका ऑलरेडी एकेडमिक किया। इस बार 270 कैंडिडेट्स ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं जिनकी हमने पुलिस की जानिब से गलदू कुपवाड़ा में एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच कोचिंग सेंटर और सिटी क्लब की टीमों के दरमियान खेला गया। SSP कुपवाड़ा ने मेहमान खुसूस की हैसियत से शिरकत की। SSP ने जी दर्ज करने वाली टीम और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उन्होंने कहा कि पुलिस नौजवानों के टैलेंट को उभारने के लिए ऐसे टूर्नामेंट मुनक्किद कर रही है। पुलिस के अफसरान के अलावा शायकीन और दीगर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पुंछ में सरहदी इलाके दारा धलियान के डेरा दुख नवारन साहब में गुरमत समागम का इनकाद किया गया। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने इसमें शिरकत की। कीर्तन दरबार सजाया गया और लंगर का भी अहतमाम किया गया। समागम की सदारत मंजीत सिंह और बाबा कुलबीर सिंह ने की। जम्मू से रवाना हुआ साइकिलिस्ट का 15 रुकनी वफ्द कठुआ पहुंचा। ये वफ्द गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की मुनासिबत से करतारपुर साहब के लिए जा रहा है। इन अफराद ने कहा कि वो अमन अमान के लिए दुआ करेंगे। साथ ही उन्होंने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। जयंती मनाने जा रहे हैं जम्मू से दरबार साहब, उसके बाद हम दरबार साहब से करतारपुर साहब जाएंगे। तो ये बड़ी प्राउड मोमेंट है कि हम जितने जम्मू के साइकिलिस्ट हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज में पीस रहनी चाहिए और हमें भलाई का काम करना चाहिए। और सभी मज़हब एक जैसे हैं, कोई मज़हब ऊंचा नीचा नहीं है। जैसे कि गुरु नानक देव ने बोला है कि सभी मज़हबों को एक जैसा समझना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि सभी धर्म एक साथ मिलजुल कर रहें और समाज में पीस मांडे। रोड सेफ्टी के भी हम वो कहते हैं कि हेलमेट जो है वो पहनना ज़रूरी है। हम तो साइकिलिंग पे भी हेलमेट पहनते हैं। तो हमारा आह्वान यही रहेगा सबसे कि आप कम से कम जो 2 व्हीलर चलाते समय तो हेलमेट आप ज़रूर पहनें। दूसरा कि जो हमारे सभी भारतवासी हैं जो आपस में वो सभी भाई बहन हैं और सभी धर्म जो हैं वो हम एक नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। तो गुरु साहब की भी यही शिक्षा थी कि सभी एक समान हैं। तो इसीलिए हम यही जो है संदेश जो है आपको देना चाहते हैं। जम्मू से यहाँ पे साइकिल पे आया
हम देख रहे हैं आजकल लोग पहले एक टाइम था जब लोग ना मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ से मरते थे, कोई बीमारी होगी उससे ज़्यादा। आजकल लोग ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से ज़्यादा डेथ्स हो रहे हैं, जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया, शुगर, ये हार्ट अटैक हो गया। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट है कि कोई ना कोई फिजिकल वर्क करो आप, जैसे हम साइकिलिंग कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो इन्वायरमेंट को भी हम अच्छा मतलब एक हेल्प कर रहे हैं ठीक होने में, और दूसरा कर रहे हैं अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। और यहाँ पे हम आए सुबह हम 6:30 निकले थे और बीच में रुकते आए हैं, कोई थकावट नहीं कुछ, क्योंकि ग्रुप में चल रहे हैं तो ग्रुप में चलना मतलब एक ऐसे एक दूसरे की मोटिवेशन बन जाते हैं हम जब चलते हैं। कठुआ बार एसोसिएशन के अरकान ने अपना काम छोड़कर कठुआ कोर्ट के अहाते में एहतजाज किया। एहतजाजी वकीलों ने ज़मीन की रजिस्ट्री के इख्तियारात तहसीलदारों को देने की शदीद मुखालफत की। उन्होंने इस ज़िम्न में अहकामात वापस लेने और ये इख्तियारात अदलिया से जुड़े अफराद के पास ही रखने की मांग की। सिर्फ वकीलों का लिए, वकील अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग पब्लिक के कॉज के लिए लड़ रहे हैं। ये एक पब्लिक कॉज है क्योंकि पब्लिक इससे इफेक्ट होने वाली है। हमारा तो कोई मसला नहीं है, हम तो सेक्रेटरीट में भी चले जाएंगे, हम तो रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास भी चले जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जनता को आने वाली है, एक बड़ी गंभीर समस्या है। ये सिस्टम जो है हमारी स्टेट में नहीं चल सकता। ऑलरेडी रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं ओवरबर्डन हैं, उनके पास ज़्यादा काम है, पहले से ज़्यादा काम है। आप देख लीजिए रेवेन्यू कोर्ट्स की क्या हालत है। वहाँ साल में सिर्फ 4 तरीकें पड़ती हैं और फिर भी कोई इंसाफ नहीं मिलता, तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है वहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट्स।